कुलभूषण यादव के हवाले से बात करेंगे, जिस पर आलमी अदालत इंसाफ ने अपना फैसला सुनाया है और उसके बाद उसकी सजाए मौत के ऊपर हुक्म इम्तनाही जारी किया गया है। पाकिस्तान का अगला राय अमल इस हवाले से क्या होना चाहिए, प्रोग्राम का पहला मौजू होगा। जिक्र करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बॉर्डर के हवाले से, जहां पर इस वक्त सीज फायर तो हुआ है, लेकिन उसके बावजूद कल एक बहुत अहम वाक़या हुआ जिसमें पाकिस्तानी डिप्लोमेट को हिरासत में लिया गया। इस वाक़े की वजूहात क्या है, इससे बात होगी। और प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे, आज अजायब घरों का बैनुल अक़वामी दिन मनाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बराह रास्त और मैं हूं इमरान हसन। जैसा कि आपको मालूम है, आज की सबसे बड़ी और अहम खबर कुलभूषण यादव के हवाले से होने वाला अदालती फैसला है, जिसमें बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ ने आज कुलभूषण यादव के हवाले से फैसला सुनाया, जिसमें उसकी फांसी के हवाले से जो पाकिस्तान का फैसला था उस पर हुक्म इम्तनाही जारी कर दिया गया। पाकिस्तान को ये कहा गया कि पाकिस्तान इस केस का हतमी फैसला आने तक कुलभूषण यादव को सजाए मौत नहीं दे सकता। उसके साथ साथ काउंसलर रसाई के हवाले से भी अदालत ने कहा कि पाकिस्तान काउंसलर रसाई भारत की तरफ से कुलभूषण यादव को फराहम करे। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने इस सारे मामले पे जो प्ली ली थी, जो पाकिस्तान ने इस दरख्वास्त का जवाब दिया था, उसमें पाकिस्तान ने ये कहा था कि बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ के दायरा कार में नहीं है कि वो इस किस्म के केसेस को फॉलो कर सके और इस किस्म के केस को सुन सके। जहां तक किसी मुल्क के वियना कन्वेंशन का जहां तक ताल्लुक है, जिनेवा कन्वेंशन का जहां तक ताल्लुक है, सारी सूरत हाल के अंदर अगर किसी भी दूसरे मुल्क के शहरी को गिरफ्तार किया जाता है या जेर हिरासत लिया जाता है, तो उस सूरत में उस तक काउंसलर रसाई दी जा सकती है या इमदाद फराहम की जा सकती है जब वो शख्स किसी भी दहशतगर्दी जैसे वाकयात में मुलविस ना हो। पाकिस्तान में कई शहरियों के कातिल, उसकी मनसूबाबंदी करने वाले और इस सारे मामले को आगे बढ़ाने के लिए मुआवनत फराहम करने वाले कुलभूषण यादव पर किसी किस्म के का जो इस किस्म का मुआहदा है दो ममालिक के दरमियान, उसका इतलाक नहीं होता, ये पाकिस्तान ने कहा था। ताहम अदालत ने कहा, आज बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ का ये कहना था, जिसमें 11 रुकनी बेंच था, जिसने ये कहा कि ये अदालत के दायरे इख्तियार में मौजूद है कि अदालत इस सारी चीज को प्रोसीड करे, इस सारी चीज के ऊपर काम करे। और उसके साथ साथ अदालत ने यह भी कहा कि पाकिस्तान हतमी फैसला आने तक इस केस के कुलभूषण यादव को फांसी नहीं दे सकता। पाकिस्तान की अगली हिकमत अमली क्या होगी, वजारत खारिजा की जानिब से एक स्टेटमेंट जारी की गई है, जिसपे एक बार फिर इस बात को एक्सप्लेन किया गया है कि यह अदालत का दायरा कार नहीं है, जुरिस्डिक्शन नहीं है ICJ की कि वो इस सारे मामले में को प्रोसीड करे और इसके ऊपर वो प्रोसीडिंग्स करे। लेकिन अब जब ये फैसला आ चुका है, देखते हैं कि मजीद इस पर क्या फर्दर डेवलपमेंट होती है। एक ब्रेक मैंने लेनी है, जो मैं ब्रेक से वापस आऊंगा तो हम इसके ऊपर लीगल ओपिनियन लेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लिंक करते हैं। जोया, हाय, आलिया तुम आ गई? पर शाम का फ्रेश शूट? अरे तुम्हारी पहली स्टोर और मैं नहीं आऊँ, चलो तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। व्हाट शाइनी है, बट इतनी तेज धूप में शाम तक ऑल शाइन गॉन। बिल्कुल नहीं, जस्ट वेट एंड वॉच। ओह गॉड, फ्रेश शूट वाले यही आ गए, पर यू आर तो नॉट रेडी। आई एम ऑलवेज रेडी टू शाइन। सनसिल्क ब्लैक शाइन में है 5 नेचुरल ऑयल जो दे बालों को लॉन्ग लास्टिंग शाइन। तो शाइन कीजिए डे टू नाइट। एक इस्लामी जमहूरी ममलिकत, मुसलमान एक उम्मत, एक कौम, एक सोच, एक फिक्र, एक आजाद रियासत। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। इस्लामाबाद स्टूडियो से में बैरिस्टर मसरूर शाह साहब ज्वाइन कर रहे हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं। उनसे हम जब ये मामला चल रहा था तब भी मेरी मसरूर शाह साहब से बात हुई थी, उनसे मैंने पूछा था इस सारे मामले के ऊपर कि वो क्या लीगल ओपिनियन रखते हैं। उन्होंने भी कहा था कि ये अदालती दायरा कार में नहीं आता बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ के इस सारे मामले के ऊपर वो अपनी प्रोसीडिंग्स करे। लेकिन अब आज अदालत ने न सिर्फ इंतहाई कलील वक्त में इस केस का फैसला सुनाया है, बल्कि ये फैसला पाकिस्तान के समाव हक में भी नहीं है, पाकिस्तान की दरख्वास्त को नहीं माना गया। इसी पे हम बात करते हैं। बेर साहब अस्सलाम वालेकुम। मसरूर शाह साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी?
बैरिस्टर मसरूर शाह साहब से गालिबन हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि एक बार फिर उनसे राब्ता हो और हम बात करें कुलभूषण यादव की फांसी के हवाले से। क्या बैरिस्टर साहब हमारे साथ मौजूद है जी वीडियो लिंक पे? प्लीज साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मसरूर शाह साहब आवाज आ रही है? सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी जी, बहुत शुक्रिया। आप तक अगर मेरी आवाज पहुंची, शाह जी बताइएगा हमें इस सारे मामले के ऊपर आपसे जो मेरी बात हुई थी और इससे पहले हमने जितने भी लीगल एक्सपर्ट्स की ओपिनियन सुनी उनके मुताबिक यही था कि ये मामला दायरा कार में नहीं आता बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ के। पाकिस्तान एप्लीकेशन भी यही दी थी, लेकिन उसके बावजूद आज कोर्ट ने तो कह दिया कि हम इस मामले को सुन सकते हैं। कैसे देख रहे हैं आप इस फैसले को? फर्स्ट ऑफ ऑल बताइए, एंड देन हम मुस्तकबिल की हिकमत अमली के बारे में भी बात करते हैं। क्या साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बैस साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप मुझे सुन पा रहे हैं? नाज़रीन, हम कोशिश करें बैरिस्टर मसरूर शाह साहब से हमारी बात हो, और अगर बैस साहब आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो आप काइंडली जवाब दीजिएगा। मैं ये पूछ रहा हूं कि जो फैसला आया इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? किस किस्म का ये फैसला है? और पाकिस्तान तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इस डिसीजन को। इफ यू लिसनिंग मी देन काइंडली आंसर। बैस साहब, नाज़रीन, कोई तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से मैं बैरिस्टर साहब को सुन नहीं पा रहा हूं। एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लिंक करते हैं और इसी नुक्ते से प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जोया, हाय, आलिया तुम आ गई? पर शाम का फ्रेश शूट? अरे तुम्हारी पहली स्टोर और मैं नहीं आऊँ। चलो तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। बहुत शाइनी है, बट इतनी तेज धूप में शाम तक ऑल शाइन गॉन। बिल्कुल नहीं, जस्ट वेट एंड वॉच। फ्रेश फूड वाले यही आ गए, पर यू टू नॉट रेडी। आई एम ऑलवेज रेडी टू शाइन। सनसिल्क ब्लैक शाइन में है 5 नेचुरल ऑयल जो दे बालों को लॉन्ग लास्टिंग शाइन। तो शाइन कीजिए डे टू नाइट। Your Q Mobile 4G enabled smartphone comes enabled with a Zong 4G SIM. Just plug into your Moment and multiply your experience by 4 times. A new SIM, a new dream. Zong 4G. वेलकम बैक नाज़रीन। कतई कलामी की माजरत, और बिल्कुल सिलसिला मुनक़ता हुआ थोड़ी देर के लिए तकनीकी वजह की बिना पर हम बात नहीं कर पा रहे थे। बैरिस्टर मसरूर शाह साहब, आई होप यू कैन लिसन मी नाउ सर। अगर मेरी आवाज शाह साहब आप तक पहुंच रही है तो मैं सवाल दोहरा देता हूं, पहले आप सुन नहीं पाए होंगे। सवाल मेरा ये है कि फैसला हमारी तवक्कुआत के बरक्स आया है। सबसे पहले तो इस फैसले का अहाता कीजिए, बहुत जल्दी प्रोसीड किया कोर्ट ने, और उसके बाद इस डिसीजन का आना सर कैसे देख रहे हैं आप इस सारी सूरत हाल में? देखिए इमरान, इस फैसले को जो आज आलमी अदालत इंसाफ ने कुलभूषण यादव के केस में दिया है, अगर इस फैसले को जो मुरवजा आलमी कवानीन है उनकी कसौटी पे अगर परखा जाए तो मुझे तो इसकी कोई कानूनी अहमियत नजर नहीं आ रही, क्योंकि उसकी 2 वजूहात है। एक वजह यह है कि जो आलमी कवानीन, जो इंटरनेशनल कन्वेंशन जिसकी बुनियाद पर इसी आलमी अदालत का कयाम हुआ और जिसकी बुनियाद पर ये आलमी अदालत बैठती है और फैसले सादर फरमाती है, उन्होंने तो आज उन कवानीन की भी धज्जियां बिखेर दी। दूसरी बात यह है कि जो कानून में हमेशा एक अदालत के पिछले फैसले उसी प्रिंसिपल के ऊपर जो दिए गए हों वो बाइंडिंग होते हैं, परसुएसिव होते हैं, उनकी एक अहमियत होती है और कोर्ट उसी को फॉलो करती है अनलेस कोई सर्कमस्टांसेस चेंज ना हो। इस केस में आलमी अदालत इंसाफ ने अपना ही लिखा हुआ 1999 का एक केस पाकिस्तान बनाम हिंदुस्तान, जिसमें हिंदुस्तान ने ये प्ली उठाई थी कि जब 2 आजाद मुल्कों के दरमियान एक तनाजा हो और उसमें एक मुल्क कहे कि आपका दायरे इख्तियार नहीं है और फिर भी कोर्ट
میں معاملہ چلا جائے تو وہ کورٹ اس معاملے کو نہیں سنے گی. اور یہ جو استدعا تھی ہندوستان کی, عالمی عدالت انصاف نے اس وقت مانی اور اسی بنا پر وہ کیس خارج کر دیا تھا. تو اس کیس کا بھی انہوں نے ریکارڈ نہیں رکھا, اس کیس کو بھی انہوں نے اس کی دھجیاں بکھیر دی ہیں اور اس کو بالکل انہوں نے آنکھیں پھیر لی اس کیس سے. تو اس کی تو میں اب آپ کو قانونی, کیونکہ جب ایک چیز قانون کے مطابق ہی نہ ہوئی ہو, اس میں جو قوانین جس کے تحت عدالت کام کرتی ہے اس کے اپنے آرٹیکل ہیں, 8 ہے جس کے تحت صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ جب تک دو ملک خود کنسنٹ نہیں دیں گے یہ عدالت کام نہیں کرے گی. تو اس پہ قانونی تجزیہ کیا دوں؟ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اس میں قانون کے بجائے عالمی سیاست. ٹیکنیکلی پاکستان کے پاس اتنا اسٹرانگ ہمارے پاس ایک پوائنٹ آف آرگیومنٹ موجود تھا شاہ جی, تو پھر اس کے باوجود اس فیصلے کا اگینسٹ آنا کس چیز کی غمازی کرتا ہے؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ باعث ڈیسیژن تھا, ایک بار پھر بھارت نے پلے کر لیا اس ڈیسیژن کو, مینج کر لیا اس ڈیسیژن کو, اور کیونکہ پاکستان کی سلامتی سے براہ راست اس معاملے کا تعلق ہے تو یہ تو پھر مستقبل کے اندر پاکستان کے لیے مزید کئی معاملات کے اوپر بڑی پریشانی ہو سکتی ہے, جس میں خاص طور پہ پانی کا معاملہ ہے, دریاؤں کا معاملہ ہے. تو ان پرٹیکولر اس کیس کو ہمیں کیسے لینا چاہیے اس خاص طور پہ اس وقت کے اندر؟ دیکھیں, ایک تو جو پانی کا معاملہ ہے وہ ایک اور وہ انٹرنیشنل آربیٹریشن کا ایک رجیم ہے, وہ اور چیز ہے. ایک تو یہ لفظ جو عالمی عدالت انصاف ہے, یہ لفظ تو بڑا بھاری لگتا ہے, لیکن یہ عدالت اس طرح کی عدالت نہیں ہے جس طرح ہماری سپریم کورٹ ہوتی ہے یا کسی بھی ملک کے اندر امریکن سپریم کورٹ ہو یا انگلینڈ کے ہاؤس آف لارڈز ہو. اس کے پاس یہ بیسیکلی ایک ثالثی کونسل سمجھ لیں کہ جب تک دو فریق خود نہیں کہیں گے بھائی آپ ہمارا یہ مسئلہ, یہ تصویر حل کر دو, تب تک اس کی جورسڈکشن نہیں ہوگی. دوسری, اس کے پاس کوئی انفورسمنٹ میکینزم بھی نہیں ہے. اچھا, آرگومنٹس لیگلی تو پاکستان کے بہت مضبوط ہیں, اور جس طرح اچھے طریقے سے کیس پلیٹ کیے گیا, ابھی کچھ چینلز پہ میں دیکھ رہا تھا کہ فیصلے کے بعد اب بھی سیاست شروع ہو گئی ہے کہ پاکستان کے وکیل نے صرف 50 منٹ بولا, بھائی وہ 4 گھنٹے بھی بولتا تو آرگومنٹس یہی تھے. ٹھیک ہے, اب بات یہ کہ کیس تو بڑا اچھا پلیٹ ہوا. مجھے اس میں قانون سے زیادہ مجھے عالمی سیاست کا اثر و رسوخ اس میں زیادہ لگتا ہے. میرے خیال میں انٹرنیشنل پالیٹکس کھیلی گئی ہے رادر دین انٹرنیشنل قوانین کے اوپر کوئی بات ہو یا اس طرح کے پرنسپلز کے اوپر یہ فیصلہ دیا گیا ہو. ٹھیک ہے. اچھا, ایک لیگل ایکسپرٹ کی میں اوپینین سن رہا تھا اور ان کی اس رائے میں بڑا وزن لگا مجھے. میں نے کہا یہ بھی میں آپ سے ضرور ڈسکس کروں کہ اگر بین الاقوامی عدالت انصاف پاکستان اور بھارت کے درمیان اس کیس کو سن رہی ہے اور ایک کلبھوشن جادو کی پھانسی کے بارے میں وہ کنسرنڈ ہے, تو وٹ اباؤٹ دوز ملینز آف کشمیریز شاہ صاحب جو کہ کشمیر کے اندر شہید کیے گئے ہیں, وٹ اباؤٹ دوز پیلٹ گنز جن کا استعمال کشمیریوں کے اوپر کیا گیا ہے, لاکھوں کشمیریوں کو اندھا کر دیا گیا ہے. کیا بھارت اگر یہ کیس بھارت کی فیور میں جا بھی رہا ہے تو پھر وہ سارے کیسز جو بہت سارے کشمیریوں نے, پاکستانیوں نے کر رکھے ہیں, وہ اینٹی انڈیا بھی جا سکتے ہیں, انڈیا کو میوزک فیس کرنا پڑ سکتا ہے اگر یہ ایک ایگزامپل بنتی ہے, یا پھر وین اٹ وڈ کم ٹو کشمیر تو عالمی عدالت انصاف کا نقطۂ نظر تبدیل ہو جائے گا اور پرانا 1999 والا نقطۂ نظر آ جائے گا. اس پہ کیا کہیں گے؟ اس پہ دیکھیں, ایک تو یہ لیگلی یہ بات ذرا ساؤنڈ نہیں ہے بات لیکن اس کا ایک اور ایسپیکٹ میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. دیکھیں, کلبھوشن یادو ایڈمیٹڈلی ہندوستان کا شہری ہے, تو ہندوستان نے اس کیپیسٹی میں کیا. کشمیری جو ہے وہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری, وہ بھی پاکستان کے شہری اس طرح نہیں بنے. بے شک انسانی حقوق کی بڑی سخت خلاف ورزی ہے, لیکن میرا اس میں ٹیک تھوڑا اور ہے. ابھی ہم اگر اس فیصلے کو نہیں مانتے, جس طرح امریکہ نے اور باقی ممالک نے ہزارہا ایسے فیصلے نہیں مانے, ایون کونسلر ایکسیس کے حکم ہوئے امریکہ نے نہیں مانا, ان کے پاس کوئی انفورسمنٹ میکینزم نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ وہ اقوام متحدہ کو رپورٹ کر دیں گے کہ ہم نے ایک فیصلہ کیا اور پاکستان نہیں مان رہا. اس وقت ایک تو پاکستان آئسولیشن میں نہیں ہے, پاکستان کے ایسے دوست ممالک ہیں جو اس کو ویٹو بھی کر سکتے ہیں, لیکن اس وقت ہمیں پوچھنا چاہیے اقوام متحدہ سے کہ آپ ایک کلبھوشن کی بات تو چلو بعد میں دیکھیں گے, وہ تو ٹیررسٹ ہے, انٹرنیشنل ٹیررزم نیٹ ورک ہے. یہ اقوام متحدہ اگر اس فیصلے کی انفورسمنٹ کی بات کر رہی ہے تو جو 1948 میں کشمیر کے ریفرینڈم کے اوپر بات ہوئی تھی, ریزولوشن پاس ہوا تھا, اس کے اوپر خاموشی کیوں ہے؟ اس کی انفورسمنٹ کب ہوگی؟ پہلے 1948 کی ریزولوشن کی انفورسمنٹ ہوگی یا 2017 کے فیصلے کی انفورسمنٹ ہوگی؟ وہاں پہ جس طرح آپ نے بتایا پیلٹ گنز کا استعمال ہو رہا ہے, کشمیری بہنوں کی عصمت دری ہو رہی ہے, بچوں تک کو نہیں چھوڑا جا رہا, جوانوں کا خون بہایا جا رہا ہے, ہیومن رائٹس کی ورسٹ وائلیشن
कुलभूषण हो रही है, तो अक़वाम मुत्तहिदा से तो पहले हम ये पूछेंगे कि कुलभूषण को तो बाद में देखना, पहले अब 1948 की जो रेजोल्यूशन है उसको तो एनफोर्समेंट करा लो। ठीक, अच्छा शाह साहब, आपने कहा कि केस बिल्कुल ठीक तरीके से प्लीड हुआ, केस के अंदर कोई प्रॉब्लम आपको नजर नहीं आती बीइंग अ लीगल एक्सपर्ट, लेकिन अब चूंकि मजीद प्रोसीडिंग्स आगे बढ़नी है, पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है सर? क्या इस केस को लड़ना ही अब पाकिस्तान के पास ऑप्शन है? क्योंकि इससे पहले तो पाकिस्तान कह रहा था कि जी ये केस अदालत में हो ही नहीं सकता अगर भारत हमारे साथ ताउन करे इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को आगे ले जाने के लिए, क्योंकि कुलभूषण की कन्फेशनल स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, उसको लेकर तो फिर हम शायद इस पर बात कर सकते हैं कि भारत को काउंसलर एक्सेस दी जाए। लेकिन अब पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है सर आज की डेवलपमेंट के बाद? देखिए, बात यह कि अभी तो काउंसलर एक्सेस का भी इशू, अभी तो प्रॉपर आर्गूमेंट्स होंगे डिटेल से, ये तो एक प्रिलिमिनरी ऑर्डर ऑफ द डे था। अभी भी हमारे पास काफी मवाद मौजूद है, हमने वीडियो क्लिप्स भी उसकी कन्फेशन की दी हुई है। दूसरी बात यह है कि जो दुनिया में रिकॉग्नाइज्ड मिनिमम कम से कम इंसाफ के तकाजे हैं, हमारा जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल होता है, जो मिलिट्री कोर्ट जिसको इसको ट्राई किया है, वो उसके मयार पर पूरा उतरते हैं, और इसमें हमारी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी मौजूद हैं। तो इंडिया के लिए यह प्रूव करना बड़ा मुश्किल होगा कि जैसे उसके साथ यहां कोई जुल्म हो गया, कोई ज्यादती हो गई। अगर कोई पाकिस्तान का हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट कमांडर या कर्नल भी अगर ट्राई होता तो उसको भी इसी प्रोसीजर से यही फैसिलिटीज उसको भी मिलती जो कुलभूषण यादव को दी गई। अच्छा, एक बात। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान में अब भी उसके पास लीगल एवेन्यूज मौजूद हैं जहां वो अपील कर सकता है। पाकिस्तान में भी रिसेंटली पेशावर हाई कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट से एक सजा याफ्ता शख्स की जो फांसी की सजा है उसको सस्पेंड कर दिया है, तो वो लीगल एवेन्यूज भी यहाँ पे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और फैसला अगर आ भी जाता है तो उसकी इन्फोर्समेंट का आपके पास हजारों में ऐसी मिसालें दे सकता हूं कि अमेरिका जैसे मुल्क ने भी उस फैसले को इन्फोर्स नहीं किया अपने नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखते हुए। तो हमने भी ये करना है, और ज्यादा से ज्यादा अगर वो अक़वाम मुत्तहिदा जाते हैं तो फिर उसको इंटरनेशनल हमारी जो डिप्लोमेसी है, हमारे फॉरेन ऑफिस ने फिर डिप्लोमेटिकली उसको डील करना है रादर देन कोई कानूनी बात से। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच मसरूर शाह साहब, आपने वक्त निकाला, इस अहम मौजू पे हमसे बात की। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से बैरिस्टर मसरूर शाह मौजूद थे, माहिर कानून जिनका ये कहना था। इनसे पहले भी बहुत सारे ऐसे माहिर कानून हैं जिनसे जब भी बात हुई उन्होंने कहा कि ये अदालती दायरा कार के अंदर नहीं आता। और एक केस की एग्जांपल 1999 के हवाले से मसरूर शाह साहब ने पहले भी कोर्ट की, आज फिर उन्होंने कहा कि बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ उस केस को नहीं सुन सकती जब दो आजाद ममालिक में से कोई एक फरीक उस केस को इस अदालत के अंदर ले जाने के लिए मुत्तफिक ना हो। लेकिन आज अदालत ने भारत के हक में ये बात की कि वो इस केस को सुन सकती है, पाकिस्तान डिले करे कुलभूषण की जो फांसी है, और दूसरी जानिब उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले की फाइनल प्रोसीडिंग्स तक ये डेथ सेंटेंस नहीं हो सकती। जैसा कि यहाँ पे हमने जिक्र किया, यहाँ पे जिक्र करना बहुत जरूरी है उन लाखों कश्मीरियों का जिनका खून भारत पिछले 70 साल से कर रहा है, मुसलसल कर रहा है, बैनुल अक़वामी दुनिया के सामने है कि किस हद तक कश्मीर के अंदर जुल्म ढाए जा रहे हैं, सोशल मीडिया तक को बंद कर दिया गया है, लाखों कश्मीरियों को शहीद किया जा चुका है, जख्मियों की तादाद अनगिनत है, और वो सारी खबरें जो कि बेनामी इज्तमाई खबरें हैं, क्या उनकी हकीकत अक़वाम मुत्तहिदा को या अदालत इंसाफ को नजर नहीं आती। इन केस अगर इस केस में समहाउ भारत के लिए किसी भी किस्म का फेवरेबल डिसीजन इन फ्यूचर आता भी है तो आलमी अदालत इंसाफ को फिर जवाब देना होगा उन सभी केसेस का भी जो कश्मीरियों के कॉन्टेक्स्ट में उसमें मौजूद हैं या फिर मौजूद होंगे, और फिर यकीनी तौर पे भारत को भी जवाब देना होगा उन सभी लाशों का जो कि उसने कश्मीर में गिराई हैं। इसमें हम बात करते रहेंगे, फॉलो हमारा जारी रहेगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो जिक्र होगा अफगानिस्तान का, जिसमें मुख्तलिफ एंटायर पाकिस्तान रेशा दबानियां जारी हैं। कल NDS ने पाकिस्तान के 2 डिप्लोमेट्स को अगवा किया, तकरीबन 5 घंटे तक अपनी कस्टडी में रखा, उनसे पूछगछ की और तशद्दुद भी किया। इसके बाद चमन बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से भी कुछ आम नुकात जिससे बात करनी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लिंक करते हैं। Cannot be defined by projects or infrastructure. It is a new concept and approach in diplomacy and development based on shared goals and aspirations. CPEC is the way of hope and future for our region. CPEC is not just a game changer for Pakistan, but it is a fate changer for the region, inshallah.
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम का दूसरा सेगमेंट हमारा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस वक्त जारी कशीदगी ही मैं कहूँगा उस हवाले से है। कल पाकिस्तान के 2 सिफारती एहलकारों को अफगानिस्तान में अपनी कस्टडी में लिया। वहाँ पे मौजूद इंटेलिजेंस एजेंसी ने उनसे पूछगिछ की गई और फिर बाकायदा तौर पर ऑफिशियली इसको कंफर्म भी किया गया। पाकिस्तान ने नायब नाज़िमुल उमूर जो अफगानिस्तान के हैं उन्हें पाकिस्तान में बुलाकर न सिर्फ इस सारे मामले पर एहतजाज किया, एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, बल्कि सारे मामले की शदीद मजम्मत भी की, जिस पर पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स के साथ ये रवैया रखा गया कि जो कि यकीनी तौर पर वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। इस सारी सूरत हाल के ऊपर रुस्तम शाह मेमन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आर्जी तौर पर एक सीज फायर भी हुआ है चमन बॉर्डर के ऊपर। कल एक अहम डेवलपमेंट हुई थी सारी सूरत हाल पे। ये मामला किस जानिब जा रहे हैं? अफगान पाकिस्तान उमूर के माहिर हैं रुस्तम शाह मेहमद साहब, उनसे हम उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं और मजीद क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्या हो सकता है, और दोनों ममालिक के दरमियान बाज़ाबिता तौर पर इस वक्त तक जिन प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल किया जा रहा है एक दूसरे के साथ इन मामलात को हल करने के लिए, क्या वो काफ़ी हैं, क्या उससे कोई नतीजा निकल सकता है? ये वो सब नुकात है जिससे बात हमने करनी है। मेहमद साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया और वक्त निकाला, तशरीफ लाए। सबसे पहले तो ये जो कल वाक़या हुआ, इस किस्म के वाक़यात हम एक्सपेक्ट नहीं करते, खास तौर पे ऐसे ममालिक से जिनका हमने मुख्तलिफ मुश्किल मामलात में, मुश्किल वाक़यात में बड़ा साथ दिया। अफगानिस्तान उन्हीं ममालिक में से एक है और पाकिस्तान का इमीडिएट नेबर भी है। पाकिस्तान की बड़ी सपोर्ट है, खास तौर पे हम अफगानिस्तान की इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं, लेकिन ये पै दर पै वाक़यात हो रहे हैं। कल के वाक़े के ऊपर क्या तबसरा करेंगे आप रुस्तम शाह साहब? देखिए, जो ताल्लुकात कशीदा हो जाते हैं, टेंशन बढ़ जाती है, एतमाद ख़त्म हो जाता है और एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू हो जाती हैं, तो फिर ऐसे वाक़यात वक्तन फ़वक्तन होते रहते हैं। होने नहीं चाहिए लेकिन होते रहते हैं जी। कल का जो वाक़या हुआ, काबुल के अंदर पाकिस्तानी जो स्टाफ था उनको ले जाया गया और उनसे पूछगछ की गई और बाज़ इतलात के मुताबिक उन पे तशद्दुद भी किया गया जी, जो और भी काबिल मजम्मत है। तो ये वियना कन्वेंशन की सरीह खिलाफ वर्जी है। उनकी जो प्रिविलेजेस हैं उनकी वायलेशन है और अफगानिस्तान जो है यूनाइटेड नेशन का एक मेंबर है और वो बाउंड है, वो कमिटेड है कि डिप्लोमेट्स को, सफारती स्टाफ को वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। अगर वो इसमें नाकाम होता है तो यूएन चार्टर की खिलाफ वर्जी हो जाती है और वियना कन्वेंशन की सरीह खिलाफ वर्जी हो जाती है और पाकिस्तान को एहतजाज का हक है। लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जब ताल्लुकात इस नहज पे चले जाते हैं तो फिर ऐसे वाक़यात, फिर ऐसे लोगों को पकड़ना, उनको इंटरोगेट करना, फिर उनको छोड़ना, अगरचे बहुत अनप्लेजेंट बात है, अनएक्सेप्टेबल है, इनटॉलरेबल है, लेकिन ऐसे वाक़यात वो एक मैनिफेस्टेशन है जो ओवरऑल बिगड़ी हुई सूरत हाल है, उसका ये एक मैनिफेस्टेशन है, उसका एक नमूना है जो हमारे सामने है कि ऐसे वाक़यात अब होने लगे हैं। अच्छा, ये रुस्तम शाह मेहमद साहब, ये वाक़या सिर्फ महज इस वाक़े तक महदूद नहीं है। आपके इल्म में होगा जो खबरें हम तक पहुंची हैं और जो हमारे वीज़ा ऑफिसर थे, जो हमारे डिप्लोमेट थे, उनके मुताबिक उनके ऊपर दबाव डाला गया कि आप एंटायर पाकिस्तान स्टेटमेंट दें कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं और पाकिस्तान दहशतगर्दी की कार्रवाइयां कर रहा है अफगानिस्तान के खिलाफ। इस किस्म की खबरें सामने आ रही हैं, तो ये तो एक ऐसा लगता है कि एक मुकम्मल तौर पे केस बनाने की कोशिश है पाकिस्तान के खिलाफ, जिसमें पाकिस्तान के लोगों को इस्तेमाल किया जाए। इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये एक बहुत, मैं समझता हूँ कि एक अहमकाना फैल है उनसे ये एक्सपेक्ट करना कि वो आपको पाकिस्तान के खिलाफ बयान दें। ये उनकी नासमझी है, ऐसे नहीं करना चाहिए था। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इस वाक़े पे पाकिस्तान ने एहतजाज किया है और अफगान नाज़िर उमूर को बुलाया भी गया है इस्लामाबाद में, उनको मरासला भी दिया गया है और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का ये हक बनता है कि उनसे ये गारंटी ले कि आइंदा ऐसे वाक़यात नहीं होंगे। बल्कि इससे बढ़कर जो अमेरिका है, जो वहाँ पे उनकी फौजें हैं, उनकी बड़ी वो वहाँ पे एक थ्रेट है अफगानिस्तान के अंदर, उनका बड़ा रोल है, तो उनसे भी एहतजाज करना चाहिए कि अफगान हुकूमत पे दबाव डालें कि ऐसे वाक़यात की वो मुकम्मल तौर पे आइंदा रोकथाम कर ले। अच्छा रुस्तम शाह साहब, इन सारे वाक़यात में पिछले कुछ अरसे में हमने देखा है कि बड़ी तेजी आई है, खास तौर पे अफगानिस्तान के ऊपर जो बॉर्डर सिचुएशन क्रिएट की गई,
کشمیر کے اندر بھارت نے جو مظالم سٹارٹ کیے، پھر اس کے بعد آج ہم نے دیکھا کلبھوشن کے معاملے میں کس حد تک تیزی سے ڈیولپمنٹ ہوئی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر، ان معاملات میں ایک تیزی آئی ہے۔ اس سے پہلے ہم ریلیٹ کرتے تھے کہ شاید چونکہ ہم سی پیک پہ کام کر رہے ہیں، سی پیک بھارت اس کے حق میں نہیں ہے، بھارت نہیں چاہتا کہ سی پیک ہو، تو شاید کچھ جو واقعات دہشت گردی کے ہیں یہ اس سے منسلک ہیں، لیکن اب ان واقعات کو ہم کس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ بھارت تو ڈیفینیٹلی ساری صورتحال کے پیچھے ہمیں نظر آتا ہے، لیکن اس کا بیسیکلی کیوں اسٹیمولیٹ ہو رہی ہے سر ساری صورتحال پاکستان کے خلاف؟ دیکھیے، ایک کانٹیکس میں اس کو دیکھنا ہوگا، ایک پرسپیکٹو کے اندر اس کو دیکھنا ہوگا۔ پہلی بات یہ ہے کہ افغانستان یہ غلط الزام لگا رہا ہے کہ پاکستان سے لوگ آتے ہیں اور وہاں پہ تقریب کرتے ہیں، حملے کرتے ہیں، لیکن اب ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ وہاں پہ جو 40% ایریا ریزسٹنس کے کنٹرول میں ہے، آیا وہ پاکستان کی وجہ سے ہے؟ آیا جو شمال کے اندر جہاں کہ پاکستان کا کوئی بارڈر نہیں ہے وہاں پہ جو انسرجنسی زور پکڑ رہی ہے وہ پاکستان کی وجہ سے ہے؟ جو مغربی بارڈر جس کا بارڈر ایران کے ساتھ ہے وہاں پاکستان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، وہاں پہ جو انسرجنسی زور پکڑ رہی ہے کہ وہ پاکستان کی وجہ سے ہے؟ جو سینٹرل افغانستان میں جہاں پاکستان کی کوئی وہ سرحد نہیں ہے، غزنی لوگر وغیرہ، وہاں پہ جو انسرجنسی ہو رہی ہے کیا وہ پاکستان کی وجہ سے ہے؟ تو یہ بات اب افغانستان کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ادراک کرنا چاہیے کہ جو حقیقت ہے کہ وہاں لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور جب تک وہاں پہ اتحادی فوج ہوں گی، امریکی فوجیں ہوں گی، فارن فورسز ہوں گی، لگتا یہ ہے کہ یہ احتجاج، یہ انسرجنسی، یہ ملیٹنسی جاری رہے گی۔ تو جہاں تک پاکستان کی طرف کی بات ہے تو پاکستان نے جو یہ اعلان کیا کہ وہ بارڈر کو مکمل طور پہ سیل کرنے والا ہے، اس سے وہاں پہ کافی مشکلات پیدا ہو گئی، اور حقیقت یہ ہے کہ عام لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ اور پھر جب پاکستان نے مہاجرین کو دھکیلنا شروع کیا، اس سے اور بھی نفرت بڑھ گئی، غصہ بڑھ گیا، جو پاکستان کا گڈ ول تھا اس میں بہت کمی آئی اور پاکستان کے خلاف باتیں ہونے لگی۔ تو کچھ تو پاکستان کو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی پالیسی میں کچھ اس کو ری اپریز کرنا ہوگا۔ لیکن شاہ صاحب پاکستان کیا کرے؟ پاکستان سالوں تک ان کے لاکھوں مہاجرین کو اپنے پاس رکھے، ان کو شیلٹر فراہم کرے، خوراک فراہم کرے، پاکستان کو ہوگا۔ افغانستان میں بدامنی ہوتی ہے تو سب سے زیادہ نقصان بھی پاکستان کا ہوگا۔ پاکستان کی اسٹیٹس ہیں اور اس لیے پاکستان کو آگے بڑھ کے ریکنسیلیشن کے حوالے سے اپنا جو تاریخی کردار اس کا بنتا ہے اس کردار کو پاکستان نے ادا کرنا ہوگا اور فیوچر کے لیے ایک ویژن بنانا ہوگا، اس لیے کہ افغانستان کو ہم ایک نارمل اسٹیٹ تصور نہ کریں۔ وہ وہاں پہ لڑائی ہے، وہاں پہ 40% ایریا پہ حکومت کا کنٹرول نہیں ہے، وہاں پہ اوسطاً روزانہ 220 حملے ہوتے ہیں، وہاں کے جتنے اخراجات ہیں وہ فارن فنڈنگ سے پوری ہوتی ہیں۔ شاہ صاحب میری اگر آواز آ رہی ہے تو میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے کہا کہ پاکستان نے جس طریقے سے ان کے مہاجرین کو واپس بھیجا، اس سے بھی پاکستان کی گڈ ول پہ ایک اثر ہوا، اس لیے وہ ایک عجیب و غریب صورتحال، مشکل صورتحال میں۔ شاہ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اس سے بھی پاکستان کی گڈ ول پہ اثر ہوا جو مہاجرین کو واپس بھیجا جا رہا ہے، تو پاکستان سر کیا کرے؟ پاکستان سے وہ دہشت گرد جنہیں پاکستان ختم کرنے کے لیے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی قربانی دے چکا ہے، فوجیوں کی، سویلینز کی، ان کو وہ بھاگ کر افغانستان میں پناہ لیتے ہیں، پھر پاکستان کے اندر اے پی ایس جیسے واقعات کرتے ہیں۔ افغانستان حکومت نہ صرف ان کو کنٹرول نہیں کرتی بلکہ الٹا ان کی فوج پاکستانی فوجیوں کو سرحد پہ شہید کرنے کی کوشش کرتی ہے، ایک انسرجنسی کی صورتحال کریٹ کرتی ہے، ہمارے علاقوں کو اپنا علاقہ کہہ کے فوج کو واپس جانے کا وہ لوگ کہتے ہیں۔ تو پاکستان کیا کرے سر؟ پاکستان کیا وہاں پہ آپ نے جیسا کہ کہا کہ وہاں پہ جب تک فوج نہیں جائے گی تو یہ صورتحال رہے گی، تو پاکستان کے پاس کوئی اور آپشن تو نہیں ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو، اپنی سوورنٹی کی حفاظت تو کرنی ہے ہم نے محمد صاحب۔ دیکھیے پاکستان کے پاس آپشن ہیں، وہ یہ ہیں کہ اپنی سوورنٹی کی تو حفاظت کرے۔ جو لوگ ایسے جرائم میں ملوث ہوں جیسے اے پی ایس والے، ان کو اگر پاکستان پکڑ سکے تو ان کو کٹہرے میں لا کے ان کو سزا دے۔ افغانستان میں سے کیسے پکڑے گا سر جب افغان حکومت عام لوگ ہیں اس وقت جو یہاں پہ مہاجرین ہیں، جن کے گھر وہاں تباہ ہو چکے ہیں، جن کی انسرجنسی کی وجہ سے جن کا جانا وہاں پہ مشکل ہے، ان کو اگر ہم زور سے ان کو اگر ہم زور سے وہاں دھکیلنا شروع کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے حق میں بات نہیں ہے، اور یہ فیوچر کے حوالے سے افغانستان میں جو ہمارا گڈ ول بننا چاہیے، ہم دیکھیں، ہم افغانستان کو سی پیک کے حوالے سے بھی دیکھیں، ہم افغانستان کو ترکمانستان گیس پائپ لائن کے حوالے سے دیکھیں، ہم افغانستان کو تاجکستان سے جو بجلی آنے والی ہے افغانستان کے راستے اس کے حوالے سے دیکھیں،
جو کاسا 1000 ہے اس کے حوالے سے دیکھیں, ہم اس پرسپیکٹیو میں افغانستان کو دیکھیں اور اپنے جو تعلقات ہمارے ہیں تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کے ہم اپنے لیے کوئی راستہ بنائیں فیوچر کے لیے, مستقبل کے لیے, جس میں ہمارا بھی فائدہ ہو, بارڈر بھی سٹیبل ہو اور افغانستان کا بھی فائدہ ہو. ابھی تک رستم شاہ محمد صاحب اگر امن آ جاتا ہے تو پاکستان یہ منصوبے جو میں نے گنوائے, ابھی تک پاکستان نے جتنے اقدامات کیے ہیں اس ساری صورتحال کے اوپر, ماں سوائے اس کے کہ پاکستان نے اپنے بارڈر کے اوپر باڑ لگانے کی کوشش کی یا گیٹ لگانے کی کوشش کی, اور اس کو بھی ایک آزاد مملکت ہونے کی حیثیت سے اور اس زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے پاکستان کی مجبوری تھی, اس کے علاوہ پاکستان نے افغانستان کو کسی گراؤنڈ کے اوپر ایسا کچھ موقع تو نہیں دیا کہ جس کی بیس پر آج افغانستان پاکستان سے اس حد تک ڈیمانڈنگ ہو جائے. پاکستان ہیز آلویز سپورٹڈ افغانستان. تو ایسا کیا ہے جو ہم نے نہیں کیا ہمیں کرنا چاہیے تھا, یا ہم نے کیا جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا, جس کی بیس پہ افغانستان ایک ایکسٹریمسٹ ملک کی صورت میں ہمارے سامنے کھڑا ہو رہا ہے؟ دیکھیے, اگر تنازع حل ہو جاتا ہے, اگر افغانستان میں امن ہو جاتا ہے, اگر افغانستان میں طالبان اور حکومت کے درمیان بات آگے چلی جاتی ہے اور ریکنسیلیشن کی طرف بات چلی جاتی ہے, تو یہ سارے معاملے جو ہیں, یہ سارے تنازعات پھر آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے. پھر بارڈر کے حوالے سے ہماری کوئی تشویش نہیں رہے گی. یہی بارڈر تھا 1947 سے لے کے 1990 تک, 2000 تک, 2002 تک, 2005 تک کوئی مسئلہ نہیں تھا. اسی ڈیورنٹ لائن جو ہیں وہ ویسے کہتے رہتے ہیں, لیکن آج تک افغانستان نے آفیشیلی فارملی کبھی بھی ڈیورنٹ لائن کی حیثیت کو چیلنج نہیں کیا. اگر وہ چیلنج نہیں کرتے تو ہمیں کیا پڑی ہے, وہ کسی نے بیان دیا تو بیان دیا, لیکن وہ ڈی فیکٹو اس کو مان چکے ہیں, کیونکہ اس طرف ہماری امیگریشن ہے, اس طرف ان کا عملہ ہے, اس طرف ہمارے کسٹم ہے, اس طرف ان کا کسٹم ہے, جس کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے ڈیورنٹ لائن کو تسلیم کر لیا ہے. اب باقی رہ گیا وہاں تنازع, وہاں جو انسرجنسی ہے, وہاں جو جنگ ہے. جب تک وہ جنگ رہے گی اس قسم کے تعلق, اس قسم کی خرابیاں پیدا ہوتی رہیں گی. اگر یہ جنگ بند ہو جاتی ہے اور جو وہاں ریزسٹنس ہیں وہ مین سٹریم ہو جاتی ہے, ان کے لیے کنڈیشن جو ہیں وہ چاہے امریکہ بنائے چاہے وہ مل کر آپس میں کوئی طے کریں, اگر وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ بارڈر پہ باڑ لگانے کا کام غیر ضروری ہو جائے گا. بارڈر پہ پھر تجارت ہوگی, لوگ آتے جائیں گے, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہوگا, انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو سپورٹ کرے گی, اس کی وجہ سے وہاں امن آئے گا. یا بہت سے ایسے پروجیکٹس ہیں جو دونوں ملک مل کے بارڈر کے حوالے سے ان پروجیکٹس کو آپ ایکسیکیوٹ کر سکتے ہیں, امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اچھا رستم صاحب, آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی تک جو نیگوسیشنز کے لیے, بات چیت کے لیے جو چینل استعمال کیے گئے ہیں بٹوین دیز ٹو کنٹریز, اور پرٹیکولر دس چمن بارڈر سچویشن جو افغانستان کے اٹیک کے بعد پیدا ہوئی تھی, اس میں کوئی بہت سگنیفیکنٹ قسم کا جسے کہنا چاہیے کہ ابھی تک کوئی ڈیولپمنٹ, کوئی آؤٹ کم نہیں ہوا ہے. فار دا ٹائم بینگ یس معاملہ سالو ہوا ہے, ٹھنڈا ہوا ہے, ورڈ یوز کرو تو غلط نہیں ہوگا, لیکن ایک سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ کون سا ایسا وہ چینل ہے جو استعمال کیا جائے, یا کون سا ایسا ملک ہے جس میں رول پلے کر سکتا ہے؟ دونوں طرف سے کس چینل کو انگیج کیا جانا چاہیے تاکہ یہ مسئلہ ونس فار آل تو شاید حل نہ ہو پائے, لیکن کم از کم کوئی سالڈ بیسس کے اوپر اس کا حل نکلے اس موجودہ واقعے کے بعد؟ دیکھیے, ڈپلومیٹک چینل آپ کے پاس پہلے سے موجود ہیں, اور ملٹری انگیجمنٹ بھی وقتاً فوقتاً ہوتا ہے, فلیگ میٹنگز ہوتی ہیں بارڈر پہ, وہ بھی آپ کے پاس موجود ہے. تھرڈ آپشن یہ بھی ہے کہ پالیٹیشین اور میڈیا وغیرہ یہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ وہ ایک مسلسل انگیجمنٹ رکھیں. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں جہاں بارڈر پہ کوئی جھگڑا ہے, چاہے چمن میں ہے چاہے کسی اور جگہ ہے, میپس موجود ہیں, ریفرنس میپس ان کے پاس بھی ہیں, ہمارے پاس بھی ہیں, وہ بہت کلیئر ہیں, انیمبیگوس ہیں. دونوں مل کر بیٹھیں اور اس بات کا تعین کریں. یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ ایک گاؤں ان کے قبضے میں ہے یا ہمارے کنٹرول میں ہے یا ان کی حد میں ہمارے حد میں ہے. یہ ساری چیزیں متعین ہیں, لیکن چونکہ ٹیرین ڈیفیکلٹ ہے اور وہاں پہ جانا مانا بعض جگہوں پہ جانا مشکل ہو جاتا ہے. 235 ایگزٹ اور انٹری روٹس ہیں, 2200 کلومیٹر لانگ بارڈر پہ 235 ایگزٹ انٹری روٹس ہیں. اگر ان کی ہم حفاظت کریں, ان کو ہم مینٹین کریں, ان پہ ہم جو ہے وہ بارڈر کو صحیح تعین کریں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیچیدگیاں, یہ مشکلات ختم ہو جائیں گی. ہمارے پاس بھی ریکارڈ ہے, ان کے پاس بھی ریکارڈ ہے, اور الحمدللہ ریکارڈ ایسے ہے کہ اس پہ کوئی شک کی بات نہیں ہے. اور یہ بارڈر کا جو مسئلہ ہے یہ بھی ایک مینیفیسٹیشن ہے جو اس وقت بگڑی ہوئی صورتحال ہے, جو اوور آل ڈیٹوریشن ہو رہی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیسیکلی کوئی تھرڈ فریق کلیسز وقتاً ہوتے رہتے ہیں, کوئی تھرڈ فریق آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آ کے حل نہیں کرے گا, یہ دونوں ممالک نے مل کے ہی کرنا ہے. لیکن میں ونس اگین جب بھی ہم اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں
अफसोस होता है ये बात करते हुए, बिकॉज अफगानिस्तान हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है, और जैसा कि मेहमद साहब आप भी कह रहे थे कि इस मामले को मिलकर ही हल करना होगा ताकि बॉर्डर के ऊपर भी सुकून हो, दोनों अतराफ में जो फैमिलीज आबाद हैं उनके कनेक्शंस हैं, उनके रिश्ते हैं, खूनी रिश्ते हैं, यकीनी तौर पे वो तोड़े नहीं जा सकते। इसी तरह अफगानिस्तान पाकिस्तान का भी एक रिश्ता है, लेकिन इस तरह की जो कार्रवाइयां हैं वो बड़ी काबिल अफसोस है। जिस तरह का वाक़या कल अफगानिस्तान के अंदर हुआ, इस पर यकीनी तौर पर पाकिस्तान हक बजाने पर एहतजाज करने में, लेकिन वी होप एंड प्रे कि ये मामला सेटल डाउन हो, अफगानिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क की हैसियत से बिहेव करे और पाकिस्तान के साथ मामले को एज ब्रदर इस्लामी मुल्क और बेहतरीन हमसाय के तौर पर सेटल करे। उस्ताद शाह मेमन साहब, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए और आपने वक्त निकाला इस आम मौजू पे हमसे अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन शेयर की। पेशावर स्टूडियो से हमें ज्वाइन करे थे। आगे बढ़ते हैं और ब्रेक लेने से पहले मैं आपको बताऊं कि जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे बैनुल अक़वामी अजायब घरों के दिन के हवाले से, जो कि आज के दिन मनाया जाता है। पाकिस्तान के अंदर बहुत अहम अजीम तारीखी और सकाफती विरसा मौजूद है, उसकी तरवीज के लिए, उसको महफूज बनाने के लिए हमने अब तक क्या किया है और क्या कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान की वो अहमियत दुनिया भर के अंदर है तारीखी तौर पर विरसा रखने वाले ममालिक में जो होनी चाहिए, या फिर उससे मजीद कुछ बढ़ के हमें करना था जो हमने नहीं किया। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। PTV पेश कर रहा है एंड्रॉइड और iOS मोबाइल डिवाइसेस के लिए कॉर्पोरेट एप्लीकेशन, नई और दिलचस्प खुसूसियात के साथ, मजीद फालियत और बेहतरीन सहूलियात के साथ, जिससे मिले आपको मुकम्मल और इत्मीनान बख्श एहसास। खबरों की दुनिया से वेब टीवी, PTV न्यूज, PTV स्पोर्ट्स, PTV वर्ल्ड और PTV होम की बराह रास्त नशरियात तक, समाजी जराए और राय आमा के इजहार के लिए एक जामे जरिया, ताकि आप कर सकें अपने ख्यालात और अपनी आरा का इजहार अपने नेटवर्क से। तो अभी एंड्रॉइड और iOS एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और अपने कौमी टीवी नेटवर्क से राबता कायम करें। PTV, कौम की आवाज। पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरी ममलिकत, मुसलमान एक उम्मत, एक कौम, एक सोच, एक फिक्र, एक आजाद रियासत। डॉक्टर फौजिया साहबा, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी जी, आपका एग्जैक्ट डेजिग्नेशन क्या है डॉक्टर साहबा यहाँ पे? वेलकम बैक नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करते हैं। आज बैनुल अक़वामी म्यूजियम डे है और पाकिस्तान में इस हवाले से बड़ी अहम तकारीब भी हुई हैं। लोक विरसा ने भी इस हवाले से एक अहम तकरीब मुनक्किद की थी, जिसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ दुनिया भर में इस दिन को बड़ी अहमियत हासिल है, बिकॉज हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से जो अजायब घर हैं उनकी बड़ी अहमियत होती है कौमों की जिंदगी में। पाकिस्तान एक इंतहाई अहम मुल्क है। हम अगर तारीखी पस मंजर की बात करते हैं, यहाँ पे हर किस्म की मुख्तलिफ सिविलाइजेशन और कल्चर्स पाए जाते हैं और तारीखी सतह पर पाकिस्तान को दुनिया भर में सराहा जाता है तारीखी तौर पर। लेकिन क्या हम इन अजायब घरों से, इस वर्षे से अब तक उस तरह का बेनिफिट ले पाए हैं, उस तरीके से इसकी दुनिया में तरवीज कर पाए हैं जितनी होनी चाहिए थी? दिस इज द क्वेश्चन। डॉक्टर फौजिया सईद साहबा मुझे ज्वाइन करेंगे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लोक वर्षा हैं। उनसे हम पूछेंगे कि वो इस सारी सूरत हाल पे क्या राय रखती हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें इस दिन की अहमियत के हवाले से बताइए, पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए इस दिन की क्या अहमियत है और हम दुनिया भर में तारीख को लेकर, अपने वर्षे को लेकर, म्यूजियम्स को लेकर कहाँ स्टैंड करते हैं? कितना इंपॉर्टेंट मुल्क है पाकिस्तान?
देखिए, पहली बात तो ये है कि इंटरनेशनल डे जब होता है तो आपको समझ आ जाती है कि सारी दुनिया और खासतौर पे महज़ब जितनी भी सोसाइटीज हैं वो किसी चीज को बहुत अहम समझती हैं। जो म्यूजियम है आजकल, जितना पहले जमाने में सिर्फ उसको तारीख के साथ जोड़ा जाता था, आजकल साइंस के म्यूजियम भी हैं, बच्चों के म्यूजियम भी हैं, आर्ट के म्यूजियम भी हैं, और जैसे हमारा लोकवृत्य का अपना हेरिटेज म्यूजियम है। तो म्यूजियम बहुत तरह के हैं और लोग ये समझते हैं कि नई नस्ल की ग्रूमिंग के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, और एक अपनी पहचान और एक अपनी जो प्राइड है, कौम की एक प्राइड होती है किसी भी कम्युनिटी की, उसके लिए बहुत अहम जुज है सोसाइटी की हेल्थी नशोनुमा में। तो इस वजह से मैं समझती हूँ पहले से कि ये बहुत अहम हिस्सा है और इसको हमारी तरबियत का एक हिस्सा बनना चाहिए। सही। बाकी जो आपने बात की कि हमारे यहाँ क्या उसके सिचुएशन है, वो ये है कि हमारे कुछ म्यूजियम्स बहुत अच्छे हैं और अभी नए भी जिस तरह कुछ इदारों ने अपने बनाए हैं। हमारा नेशनल लेवल का अपने भी 2 म्यूजियम्स हैं, लोकविरसा में फिर नेचुरल हिस्ट्री का म्यूजियम है, या स्टेट बैंक वालों ने अपना बनाया हुआ, रेलवे वालों ने, तो इस तरह से टैक्सला का हमारा आर्कियोलॉजी के सारे म्यूजियम्स हैं। तो उस तरह से देखा जाए तो अच्छी चीज है कि हमारे हैं। मैं समझती हूँ जहाँ बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है वो ये है कि कम्युनिटी इंगेजमेंट हो। आज भी सारा दिन हमने कुछ तरह की तकरीब नहीं रखी कि हमने को बड़े बड़े मेहमान बुलाया, हमारे यहाँ ढेरों बच्चे आए हुए थे सारा दिन। तो मैं समझती हूँ कि कम्युनिटी इंगेजमेंट, बच्चों की इंगेजमेंट, स्कूल के साथ जोतेदारी, ये चीजें म्यूजियम्स में बहुत करनी चाहिए। और दूसरा, अगर मैं आपको मशवरा दूँ तो ये कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये मेरी गवर्नमेंट से भी मैं समझती हूँ कि वहाँ पर विलिंगनेस भी है कि कल्चरल सेंटर, म्यूजियम शुरू हो। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अब डेवोल्यूशन भी हो गई है, हर डिस्ट्रिक्ट को अपना एक म्यूजियम जरूर बनाना चाहिए जो वहाँ की कम्युनिटी गवर्नमेंट के साथ मिल के अपनी, देखिए वहाँ की हिस्ट्री होती है, वहाँ के शायर हैं, वहाँ के आर्टिस्ट हैं। एक तो मुझे ये बताइए कि वफाकी सतह पर हुकूमत की तरफ से क्या सपोर्ट है? एक तो ये कि इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की मिनिस्ट्री के साथ ही लिंक्ड है ये मिनिस्ट्री भी, और हम भी जारी बात है पाकिस्तान टेलीविजन भी उसी का हिस्सा। एक तो ये कि गवर्नमेंट का इसमें क्या किरदार है, कितनी सपोर्ट गवर्नमेंट की अब तक है और किन शोबों में नहीं है जिसमें हम हाईलाइट कर सकते हैं और खास तौर पे इस शोबे को आगे ले जाया जा सकता है, बिकॉज इसके अंदर पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा है और लोग विलिंग भी है। दुनिया भर में तारीख को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है। तो इसमें आप हुकूमती सपोर्ट के नुक्ता नजर से हमें कुछ आगाह कीजिए कि वो कहाँ स्टैंड करती है सारी सूरत हाल में। मेरे ख्याल है कि जहाँ तक इंटेंशन की बात है तो इंटेंशन तो बड़ी क्लियर है और इन शोबों को प्रायोरिटी भी दी गई है। जहाँ तक इम्प्रूवमेंट का ताल्लुक है तो पहली बात तो ये कि बजट बेहतर हो सकते हैं। दूसरा, मैं समझती हूँ जिस तरह हम हेरिटेज में हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के अंदर हम आते हैं एक विंग में और फिर आर्कियोलॉजी का दूसरा विंग है। मैं समझती हूँ कि सिर्फ वफाकी लेवल के ऊपर नहीं बल्कि प्रोविंशियल लेवल के ऊपर भी जो आर्कियोलॉजी वाले पूरा फील्ड है ना, उसमें काफी हेल्प की जरूरत है, क्योंकि जो फील्ड के अपने माहिर हैं वो अभी बहुत ज्यादा पोजीशन पे नहीं दिख रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि जो हमारे अपना टैलेंट जो है उसको ज्यादा इंगेज करना चाहिए, जो आर्कियोलॉजी के स्पेशलिस्ट हैं, और उन म्यूजियम में बहुत सारी और गुंजाइश है। अच्छा, इसमें जो यूनिवर्सिटीज या हमारे कॉलेजेस हैं, आपने बड़ी अच्छी तजवीज दी कि डिस्ट्रिक्ट की लेवल के ऊपर, जिलाई सतह के ऊपर इस पे काम हो। हमारी जो यूनिवर्सिटीज, कॉलेज या इंस्टीट्यूशंस हैं वो इसमें क्या रोल प्ले कर रहे हैं या क्या रोल प्ले कर सकते हैं if they have the different departments, जिसमें इसके ऊपर आर्कियोलॉजी के ऊपर बात की जाए, हिस्ट्री के ऊपर बात की जाए। डिपार्टमेंट्स तो डेफिनेटली हैं, लेकिन क्या उतना रोल भी प्ले कर रहे हैं? अगर नहीं तो क्या रोल प्ले कर सकते हैं? अभी जो रोल है ना वो बहुत ही लिमिटेड है। कुछ ऐसे हैं जो इंडिविजुअल्स आ जाते हैं जिनको शौक होता है, वो अपनी यूनिवर्सिटी में छोटा सा म्यूजियम बना लेते हैं। जिसका अभी मैं गई हुई थी कराकुरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, तो उन्होंने कहा कि हम पूरा म्यूजियम बनाना चाहते हैं। दे आर वेरी एंशियस, मगर वो ये लगता है कि जहाँ जहाँ को अच्छे लीडर्स हैं वो अपनी पर्सनल उस पर कोशिशें कर रहे हैं। मगर मैं आपको बताऊं, यूनिवर्सिटीज इतना बड़ा रोल प्ले कर सकती है। पहले तो ये कि अपने यहाँ ये सेंसिटाइजेशन डालें कि हेरिटेज चाहे वो आर्कियोलॉजिकल हो, हिस्टोरिकल हो, जिस तरह की भी है, उसको प्रिजर्व करना, उससे एक प्राइड लेनी। दूसरा ये कि जो आपके लोकल म्यूजियम्स हैं, आपके आजू बाजू हैं, वो उनके साथ इंगेजमेंट, उनके साथ एक फॉर्मल रिलेशनशिप। देखिए अभी जिस तरह हमारा है एथनोलॉजिकल म्यूजियम है, हेरिटेज का, कल्चर का है ना, तो हमारे लिंक्स हम अभी कर रहे हैं और यूनिवर्सिटीज मेरे ख्याल आगे हाथ बढ़ाएंगी। जितनी सोशल साइंसेज है उनको आके जुड़ना चाहिए, मास कम्युनिकेशन वालों को आके जुड़ना चाहिए। देखिए तो डॉक्टर साहब, इसमें
कतई कलामी की माजरत, इसमें एक बड़ा अहम नुक्ता है एक तालिब इल्म के लिए, जब भी कोई स्टूडेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर किसी सब्जेक्ट को ऑप्ट करता है तो उसका पहला सवाल ये होता है कि इसका स्कोप क्या है, जी आगे जाके मुझे क्या मिलेगा, जॉब क्या मिलेगी, मेरी कंजम्पशन कहाँ पे होगी। हम लोग भी, आप भी तालिबा रही होंगी। इस सारी सूरत हाल में हम उन तालिब इल्मों के लिए क्या है फ्यूचर में, अगर वो इस सब्जेक्ट की तरफ आते हैं, हिस्ट्री की तरफ आते हैं? देखिए, मैं दो बातें यहाँ कहूंगी। ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। एक तो ये है कि आप अगर अपने फील्ड में अच्छे होंगे तो आपको जॉब्स मिलेंगी, और अगर इस तरह की एक्टिविटीज में आप इंगेज करते हैं, आप अपने आप को ओपन करते हैं फॉर लर्निंग, तो आप, जाहिर है आपकी एक क्लास में जो 100 बंदा निकलता है तो उसमें हर एक को तो नहीं बेस्ट जॉब मिलती, तो यू हैव टू बी गुड। आजकल मास्टर्स की डिग्री कोई चीज नहीं है नौकरी के लिए, यू हैव टू बी वेरी गुड एट व्हाट यू डू। और दूसरी बात यह है कि सोशल साइंस के लिए इतना स्कोप है आजकल, इतना स्कोप है कि लोगों को अंदाजा नहीं है। मैं ये नहीं कि बाकी फील्ड्स की बात नहीं कर रही, लेकिन मैंने भी क्योंकि मिसाल सोशल साइंसेज की दी, तो स्कोप बेतहाशा है। आजकल टैलेंटेड लोगों को जॉब की कमी नहीं होनी चाहिए। इस बात पे कोई क्रिटिसाइज भी मुझे कर सकता है। वन लास्ट क्वेश्चन मेरा, एक तो मीडिया के रोल पे जरूर बात कीजिए डॉक्टर साहिबा, इसमें क्या रोल मीडिया प्ले कर सकता है, वन, एंड इसी का दूसरा पार्ट ये है कि बैनुल-अक़वामी दुनिया को किस तरीके से हम माइल कर सकते हैं टुवर्ड्स द थिंग दैट वी हैव। हमारे मुल्क के अंदर जो कल्चर, जो म्यूजियम्स, जो हिस्टोरिकल चीजें हमारे पास हैं, कैसे हम दुनिया को राग़िब कर सकते हैं, इस पे भी आखिर में जवाब दीजिएगा। बहुत ही अच्छे दोनों सवाल हैं और इनमें जवाब भी एक तरह से पिन्हा है। मीडिया का रोल, मीडिया को मैंने कम अज कम जितना देखा, यहाँ लोक प्रसा के हमारे 2 म्यूजियम्स हैं, मीडिया का रोल बहुत पॉजिटिव है। पहले हम ही लोगों ने, जब मैं यहाँ नहीं थी तो वो ये परमिशन वो परमिशन, अब तो मैंने बिल्कुल खुली इजाजत दी है, जो मर्जी मीडिया के आए, वो बीच में बैठ के म्यूजियम के प्रोग्राम करें, हमारे डायरामास को एसेट यूज करें। तो मीडिया का मैं देखती हूँ कि आप उनसे एंगेज करें तो वो बहुत पॉजिटिव रोल एक प्ले करते हैं, और उसका आउटकम भी बड़ा पॉजिटिव आता है। इंटरनेशनली मैं आपको, हेलो जी जारी रखिए। इंटरनेशनली 2 हमारे फोरम्स हैं, एक तो खैर लोकल है जो एसोसिएशन ऑफ म्यूजियम्स है, एक आईकॉम है जो इंटरनेशनल म्यूजियम्स का फोरम है। ठीक है। तो उसमें बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उसको इस्तेमाल बहुत ही कम किया जा रहा है। हमें, जो हम म्यूजियम वाले लोग हैं, हमको इस वक्त बहुत इंटरनेशनली कनेक्टेड होना चाहिए और हमें सीख भी रहे होना चाहिए, सिखा भी रहे होना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात की है कि इतनी जरूरत है इंटरनेशनली हमें विजिबल होने की। बिल्कुल सही, बिल्कुल और सही। हमें दोनों तरफ से, मैं कहूँगी सिर्फ सीखने की नहीं, सिखाने की भी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, इस अहम मौजू पे बात की, और हमने भी बीइंग नेशनल टेलीविजन, हमारी कोशिश थी कि हम इस मामले पे बात करें और इस मौजू को उठाए, चूँकि हम बहुत सारे सियासी और दीगर मामलात से हटकर भी हमारी कोशिश होती है कि ऐसे मौजूआत में नाज़रीन इन पर्टिकुलरली इन बराह रास्त जरूर बात करें, जो कि हमारे कौमी मफाद के मौजू हैं। जितने भी लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं, बहुत सारे लोगों को तो इल्म भी नहीं होगा कि आज जो है वो इंटरनेशनल म्यूजियम डे है। आप जरूर पाकिस्तान को प्रमोट करें, यहाँ पे विजिट करते हैं, पाकिस्तान की पिक्चर्स को विद द हैशटैग जरूर प्रमोट करें, और लिखें जो लोग ब्लॉगर्स हैं पाकिस्तान के हवाले से कि ये दुनिया के लिए कितना कीमती मुल्क है, हिस्टोरिकली कितना इंपॉर्टेंट मुल्क है। इसमें हम बात करते रहेंगे। इसी नोट के ऊपर प्रोग्राम अपना खत्म करते हैं। आप मुझे अपना फीडबैक प्रोग्राम के हवाले से इफ यू वांट तो जरूर दीजिएगा ऑन ट्विटर बाय सर्चिंग इमरान इट्स वर्ल्ड। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।